सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज हम लोग कुछ यूनिक करने वाले हैं और यूनिक वो क्या है पता है आप लोगों को, बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि सर आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, सिर्फ मॉडल पेपर ही सेट नहीं हो सॉल्व नहीं होगा, इसके साथ साथ और भी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों बहुत सारे छोटे बड़े कुछ मिस्टेक्स होते हैं, अक्सर हर एक साल बच्चे करते हैं। मैं अप्रॉक्स 14 ईयर से मैं एजुकेशन लाइन में हूं और जब भी मैं कॉपी जांच वगैरह करने में जाता हूं तो छोटे छोटे मिस्टेक्स बच्चों को मैं हर साल में देखता हूं और वो छोटे छोटे मिस्टेक बच्चों का मार्किंग पे असर पड़ता है। उसका जो नंबर है, क्वेश्चन का जो आंसर का जो मार्किंग किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, उस पर असर डेफिनेटली पड़ता है। वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका हो, कितना लाइन छोड़ के लिखना चाहिए, कैसे क्या करना है, कहां से कहां लिखना चाहिए, वो सब चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओएमआर को किस तरीके से फिल करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से 2 मार्क्स को किस तरीके से लिखना है, 5 मार्क्स को किस तरीके से लिखना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, ये सारे चीजों पे सारे मुद्दों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करेंगे और शायद आप लोग रियलाइज भी करेंगे कि सर ये चीज तो हम लोगों को पहले से मालूम ही नहीं था। तो फैक्ट बच्चों वो सारे चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का डेफिनेटली अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, अगर उस तरीके से आप लोग लिखेंगे तब। ठीक है, तो वो तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आते हैं बच्चों। पता है आप लोगों को साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट अलग अलग 3 विषय बच्चों आता है, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में, तो इसमें 3 सब्जेक्ट है, सबको मालूम है। एक आप लोग कहेंगे कि सर फिजिक्स आता है, इसके बाद आता है तो आप लोग कहेंगे कि सर केमिस्ट्री आता है और तीसरा में हम लोग का बायोलॉजी आता है। तो क्योंकि पता ही है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अक्सर मेरा वीडियो देखते होंगे कि सर मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आज मैं जो मॉडल क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व करूंगा, वह जो क्वेश्चन होगा बच्चों बायोलॉजी से होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे होंगे कि 53 54 है, डायरेक्ट मैं यहां शुरू कर रहा हूं। इससे पहले जो क्वेश्चन है बच्चों वह है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, वो भौतिक का है और उसके बाद रसायन का है, वो जीव विज्ञान का यहां से है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है बायोलॉजी का, क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। द टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग वाटर राइट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फॉर इरिगेशन इज, क्या होगा। तो चलिए, इरिगेशन का मतलब ही होता है बच्चों खेतों में पानी देना, खेतों में सिंचाई करना। पानी देना मतलब सिंचाई करना। अब सवाल ये है कि देखिए बच्चों अलग अलग तरीका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से हम लोग खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी हम लोग देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को क्लास 9 में आप लोगों को पढ़ना था। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एक चैप्टर था, उसमें बात करना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहां पे भी थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को, देख लीजिए। तो क्या है, किस तरीके से बच्चों एक ऐसा इरिगेशन प्रोसेस, एक ऐसा सिंचाई प्रोसेस जो डायरेक्ट उस प्लांट्स के रूट के पास पानी पहुंचा दे, हम लोग डायरेक्ट जड़ के पास। तो एकमात्र बच्चों प्रोसेस होता है और वह है ड्रिप इरिगेशन। हम लोग पाइपिंग सिस्टम बच्चों, पाइप के द्वारा नेटवर्क लाइक चारों तरफ हम लोग फैलाते हैं और उससे ड्रॉप करके जो पानी निकलता है बच्चों, वो डायरेक्ट प्लांट के रूट्स तक बच्चों पानी देता है, उसमें पानी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या वाटर विद द रेन वाटर नहीं होगा, वर्षा जल के साथ नहीं होगा। यांत्रिक छिड़काव बच्चों, स्प्रेइंग करते हैं हम लोग, स्प्रेइंग के द्वारा भी प्लांट के पौधे के रूट्स तक बच्चों पानी उतना जल्दी नहीं पहुंच पाता है स्प्रेइंग के द्वारा। तीसरा बच्चों टपकन, उसको टपकन सिंचाई बोलते हैं हम लोग, या उसी को ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नहर से सिंचाई ये भी नहीं होगा, इससे भी नहर के द्वारा ही बच्चों क्या होता है कि एक कैनाल सिस्टम बनाया गया रहता है, जो होता है ना बड़े बड़े नदियों से पतला पतला जो नहर निकालता है, कैनाल सिस्टम निकालता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ सब होता है बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग, तो ये भी नहीं होगा, तो एक्चुअल में जो होगा याद रखिएगा लोग, वह होगा क्या, ड्रिप सिस्टम। दूसरा चलिए हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था। देखो बच्चों चिपके मूवमेंट्स के बारे में कौन नहीं जानता है, अक्सर बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, इसका कहानी है। चिपको मूवमेंट्स है क्या, पता है ना आप लोगों को, किताबों में पढ़े होंगे कि चिपको मूवमेंट्स बच्चों वैसा मूवमेंट्स को बोलते हैं जो बहुत सारे, एक हिमालय रीजन में उत्तराखंड में एक बच्चों गांव था, जिस गांव में क्या होता है बहुत सारे लोग आए पेड़ को काटने के लिए, हरे पेड़ पौधा को काटने के लिए आए। तो उस गांव की औरतें क्या की, उस पेड़ को पेड़ से जाकर चिपक गई, उसको गले पकड़ ली। वो किस लिए, उसे जाकर चिपक गई ताकि वो बोली कि पेड़ को हम नहीं काटने देंगे, पेड़ काटने से पहले मुझे काटो, उसके बाद पेड़ काटना।
तो इस तरीके से किस लिए, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, तब से उसका नाम रख दिया गया चिपको मूवमेंट्स। तो एक्चुअल में बच्चों देखिए, इस शुरुआत तो हुआ था एक्चुअल में, बातें चल 1970 की बात है, लेकिन जो चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था बच्चों, वह हुआ था अराउंड 1973 में, 1973 में बच्चों ये स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट्स के बारे में। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फटाफट आते हैं आगे। अब क्या है भाई, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये भी कोई सवाल है क्या? कहता है फंगस के बारे में, फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये कौन बच्चा नहीं जानता है, वो भी बोर्ड के बच्चा। बोर्ड के बच्चे तो आप लोग काफी स्मार्ट भी होते हैं और पढ़ने में तो काफी, ये सब तो एकदम इजी आप लोगों के लिए होगा ये सब चीज। इनफैक्ट क्या पूछ रहा है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी क्या पूछ रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि पोषण का जो अलग अलग जो प्रकार होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वपोषी और परपोषी। फिर उसमें पूछ रहा है कि परपोषी में कौन कौन सा अलग अलग होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द फंजाई, फंजाई में कौन सा होता है। तो कौन नहीं जानता है कि फंजाई हेटेरोट्रॉप्स होता है। दूसरी बात, फंजाई जो होता है वो सड़े गले हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होगा, इनफैक्ट मीट पोषी होगा, जिसको लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक तो कभी किसी भी सूरत में नहीं होगा ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट क्लोरोफिल थोड़े होता है, पर्णहरित थोड़े होता है फंगस के अंदर, तो इसलिए सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। होलोजोइक भी नहीं होगा, क्योंकि पता ही है होलोजोइक किसमें होता है बच्चों, मैं बताया था ना, इसके अंदर इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, अलग अलग सा प्रोसेस होता है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा फंगस के अंदर सेप्रोट्रॉपिक डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल 56 नंबर क्या है, 56 नंबर में देखते हैं निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डिकम्पोज्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओहो, बहुत आसान सवाल। अभी कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चन में हमको लगता है कि 4 या 5 दिन पहले बच्चों वीडियो में अपलोड किया हूं। मैं बताया था ना कि बहुत ऐसे सब्सटेंसेस, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा डेड एंड डिकम्पोज, सड़ गल जाते हैं वो। और बहुत सारी चीजें होता है जो सड़ता गलता नहीं है। तो मैं क्या बताया था कि जो सड़ गल जाए उसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं सड़ेगा उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज डिकम्पोज्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बच्चों एक बात बताओ, तुम ही लोग टिक लगाओ, जाहिर सी बात है मृत घास और पत्ते बिल्कुल सड़ गल जाएंगे। दूसरी बात, पॉलिथीन कभी नहीं सड़ेगा गलेगा, रबर बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, उसमें भी डिकम्पोज नहीं, सड़ेगा गलेगा नहीं वो, इसमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है डेड ग्रास एंड लीव्स। जो पत्ते वगैरह, जो पौधे के जो पत्ते होते हैं या घास वगैरह जो होता है वो क्या होता है, वो सब डिकम्पोज रहता है बच्चों, मिट्टी के अंदर खाद बीज बन जाता है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या होता है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, डिकम्पोज्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना गलना। तो कौन कराता है वो, तो बैक्टीरिया कराएगा, फंगस कराएगा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल, क्या मतलब, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये मॉडल का। तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग इसलिए आसान लग रहा होगा क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य पाचन क्रिया आरंभ होता है, कहाँ होता है, कौन नहीं जानता है कि हाँ ओरल कैविटी में होता है, माउथ में शुरू होता है। क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे माउथ के अंदर हम लोग खाना जब डालते हैं तो सबसे पहले सलाइवा निकलता है। उस सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलेवरी एमाइलेज होता है। तो पता है ना कि बच्चों एक हम लोगों का एंजाइम्स होता है सलेवरी एमाइलेज, और यह जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, स्टार्च होता है ना, स्टार्च, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के बच्चों डाइजेशन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले सलेवरी एमाइलेज के द्वारा वो माल्टोज में तोड़ता है। किसमें, माल्टोज में तोड़ता है स्टार्च को। तो इसलिए क्या होगा, क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है कहाँ पे, तो मुख्य गुहा से। ग्रसनी कभी नहीं होगा बच्चों, फायरिंग्स में तो कोई एंजाइम में नहीं होता है, तो डाइजेशन की बात कहाँ से हो गई। तीसरा आमाशय बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आमाशय तो बाद में स्टोमक के अंदर होता है ना। तो पता है आप लोगों को स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पेप्सिन है, HCl है, इसके बाद म्यूकस है, कुछ मात्रा में लाइपेज भी निकलता है। इसके बाद छोटे बच्चों में इन्फांट में रेनिन में बताया था आप लोगों को। तो खैर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो भोजन का पाचन क्रिया सबसे पहले हमारे माउथ में शुरू होता है। किसके द्वारा, तो सलेवरी एमाइलेज के द्वारा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
58 नंबर, चलिए 58 नंबर में कहता है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। देखिए ये पहला चैप्टर और मेरा फर्स्ट लेक्चर याद कीजिएगा, मैं क्या बताया था कि ऑल द प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइविंग ऑफ लाइफ, जिंदगी को जीने के लिए वो सारे प्रोसेस जो बिल्कुल कंपल्सरी है, जरूरी है, उसके बगैर कोई भी जीव नहीं जिंदा रह सकता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है इस क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ लग रहा है मैं बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझो, इसका ऑप्शन गलत है। अब आप लोग ये कहेंगे सर मॉडल बिहार बोर्ड से निकला हुआ है, गलत कैसे हो सकता है? बिल्कुल मिसप्रिंट हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। मैं बताता हूं कैसे ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन है कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, ठीक है। देखिए एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस और यहां पे कह रहा है बच्चों क्या, जैव प्रक्रम। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस या उसकी लाइफ प्रोसेस हो गया। देखिए बिल्कुल रेस्पिरेशन जरूरी है बच्चों, बिना श्वसन में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। न्यूट्रिशंस भी जरूरी है, न्यूट्रिशंस लेगा तभी तो वो उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज जाएगा, फिर वो एनर्जी बनाएगा, फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल अलग अलग एक्टिविटीज के लिए करेगा वो जिंदा रहने के लिए। ये बच्चों जो ऑप्शन है ना रिप्रोडक्शंस, इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है। डाउट का डेफिनेटली डाउट है, मैं बताता हूं। लाइफ प्रोसेस का पार्ट कैसे हो सकता है रिप्रोडक्शंस? कोई जरूरी थोड़े है। लाइफ प्रोसेस किसको बोलते हैं पहले ये समझो, वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के बगैर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। तो देखिए प्रजनन कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए म्यूल, खच्चर होता है ना, खच्चर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो फीमेल हॉर्स और एस गधा के बीच में मैटिंग करा पैदा कराया जाता है। इसके बाद बच्चों वर्कर भी, मधुमक्खी ले लो, लाइगर ले लो, वो सब क्या होता है, इनफर्टाइल है सब, बच्चे को जन्म थोड़ी देता है वो, तो प्रजनन तो नहीं करता है, तो क्या वो मर जाता है क्या? तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन यहाँ पे बोथ ए एंड बी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। वैसे अगर ऑल ऑफ दिस आप लोग मारेंगे डेफिनेटली, इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ऑल ऑफ दिस मारेंगे, लेकिन याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मेरा सोच के हिसाब से ये क्वेश्चंस का ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बोथ ए एंड बी बच्चों होना चाहिए। और यहाँ पे एक बात याद रख लीजिएगा, लाइफ प्रोसेस के अंदर 4 प्रोसेस है, वो आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 चीजें कौन कौन सा बच्चों? तो लाइफ प्रोसेस के अंदर एक आता है न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं पोषण। दूसरा आता है बच्चों रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। तीसरा आता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहन। और सबसे लास्ट आता है बच्चों एक्सक्रीशन। क्या आता है? एक्सक्रीशंस। ओके, तो ये बच्चों याद रखिएगा, ये 4 प्रोसेस होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे आप लोग बोथ एंड बी ऑप्शंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया क्या है? किण्वन मतलब फर्मेंटेशंस। क्या है फर्मेंटेशंस? फर्मेंटेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशंस? तो पहले देखो कि फर्मेंटेशंस होता क्या है, बहुत आसान भाषा में समझिए। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में टूटने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशंस। और ये जब भी होगा तो कहाँ होता है? यीस्ट में होता है। इथाइल अल्कोहल शराब बनाने के लिए या और कोई भी एल्कोहलिज्म जो बच्चों ड्रिंक जो फ्लूइड जो बनाया जाता है वो क्या होता है? तो याद रखना फर्मेंटेशंस क्या होता है कि किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का टूटना किस में? इन यीस्ट में विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का। आप लोग नहीं देख रहे थे C2H5OH बन रहा था, इथाइल अल्कोहल प्लस ATP बनेगा, सॉरी। ओके, तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज से बच्चों क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज का तोड़ना बच्चों, शुगर का टूटना यीस्ट में, दैट इज कॉल्ड द किण्वन प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो किस में होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा, यीस्ट में होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये भी कोई सवाल है क्या? Which of the following gases is taken in during the aerobic respiration? एरोबिक वायवीय क्या कहता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में ही आंसर एकदम आसान भाषा में नजर के सामने दिख रहा है। कहता है कि वायवीय श्वसन क्रिया में, तो पहले तो बात हो गई कि वायवीय अगर हो रही है तो हम लोग ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी कोई सवाल है क्या? ऑक्सीजन का इस प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कभी नहीं होगा, नाइट्रोजन कभी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड कभी नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, तो जाहिर सी बात है ड्रॉन इन, किसका हम लोग ड्रॉन इन करते हैं? तो टेकन इन करते हैं किसका? तो ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? बताइए, कोशिका के अंदर वो कौन सा है फुल इसमें ऑप्शंस में से जिससे एनर्जी बनता है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कोई भी लिविंग सिस्टम या वो सेल्स जिंदा रहता है? तो याद रखिएगा, वसा कभी नहीं होगा, फैट से थोड़े होता है, प्रोटीन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, सबको मालूम है, ग्लूकोज से होगा। अरे बच्चों, ग्लूकोज का ही तो स्प्लिटिंग होता है ना, जिसके द्वारा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 मॉलिक्यूल एटीपी बनता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जिसकी वजह से हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, याद है ना? चलिए, तो ये बातें हो गई, ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 62 में क्या कहता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? क्या अजीब अजीब, इतना आसान सवाल। चलिए आप लोग बनाइए, सब मैं ही सॉल्व करूंगा क्या? चलो कमेंट में जल्दी से आंसर दो सब इसका। कहता है कि इन विच ऑर्गन डज द ट्रांसपायरेशन मेनली टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स? पौधों में वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा भाग है पौधा का जिसमें वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें ट्रांसपायरेशन होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर दीजिए लोग। जाहिर सी बात है, जब आप लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तो देखे होंगे ना, वहां पे जब प्रकाश संश्लेषण का जब रिएक्शन पढ़े होंगे तो क्या देखे थे आप लोग कि H2O प्लस CO2 क्लोरोफिल के अंदर, किसमें? क्लोरोफिल में सनलाइट के प्रेजेंट में, सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस H2O वाटर वेपर के फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, याद है? तो ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में जो बाहर निकल रहा है इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो क्या है? तो बात तो समझ में आ गया होगा, आंसर तो समझ में आ गया होगा। मैं कमेंट चेक करूंगा सब लोगों का। तो कहता है कि इन विच ऑर्गन डज द ट्रांसपायरेशन मेनली टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स? तो याद रखिएगा, फ्लावर कभी नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, लीफ बिल्कुल होगा, क्योंकि लीफ के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है और वहीं पर ट्रांसपायरेशन होता है। जहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा वहीं पे आपका ट्रांसपायरेशन भी होगा बच्चों, ठीक है? तो पत्ती में होगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल। मजा आ रहा है ना बनाने में? आप लोग लग रहा है कि बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़े हैं, इसको अच्छे से तैयारी किए हैं। चलिए अगला सवाल, मानव हृदय किस तंत्र का भाग? इतना हार्ड क्वेश्चंस, अरे बाप रे, बनेगा जी किसी से? बनेगा? तुम लोगों से किसी से बनेगा ये सवाल? इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? आपके बॉडी के कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर आपका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है? ये मॉडल का क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसको कमेंट में जवाब दीजिए, इसका क्या होगा इसका आंसर? पाचन का है? पाचन में हार्ट का क्या काम है? बिल्कुल नहीं होगा। श्वसन में बिल्कुल नहीं, उत्सर्जन में बिल्कुल नहीं, परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? आप लोग सोच रहे हैं सर बहुत आसान सवाल, आसान नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं। तो क्या होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नॉट ओनली इन द ह्यूमन बॉडी। हम लोग अदर एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जाहिर सी बात है बच्चों, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि हार्ट किस में होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में। हाँ, एक चीज होता है, अगर पूछता है किडनी किसका पार्ट है तो हम लोग बात करते हैं किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। डाइजेशन के बारे में बात करें तो बोलता है कि यस लिवर इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या स्मॉल इंटेस्टाइन द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन द पार्ट ऑफ, उसके बारे में बात होगी तो हम लोग बात करते हैं लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन, अगर लंग्स के बारे में बात करता है कि यस लंग्स है तो हम लोग बोलते हैं कि यस लंग्स जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है? तो चलिए क्या जवाब होगा? तो याद सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है। अक्सर आप लोगों के दिमाग में जहां कहीं भी ब्लड को क्लॉट करने की बात आएगी ना, दिमाग में एक ही चीज घूमते रहता है, क्या? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट से ही ब्लड का क्लॉटिंग होता है, बिल्कुल नहीं।
एक्चुअल में देखिए प्लेटलेट्स तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, तो आप लोग कहेंगे सही, तो क्वेश्चन ही गलत है। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सही है। इसमें एक ऑप्शन है बच्चों, वो क्या है मैं बताऊंगा, उससे पहले आप एक चीज जानिए। जब याद होगा आप लोगों को, जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें मैं बताया था कि आपके बॉडी के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें प्लाज्मा जो होता है बच्चों 55% प्लाज्मा होता है और 45% बच्चों उसके अंदर होता है फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। इस प्लाज्मा के अंदर पानी होता है बच्चों, वाटर होता है 90 से 92%, और याद रखिएगा बाकी 8 to 10% जो होता है वह होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और बच्चों वही प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है बच्चों एल्बुमिन, और एक होता है बच्चों ग्लोब्यूलिन। तो याद रखिएगा यही है वो फाइब्रिनोजेन। क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन बच्चों क्या होता है, आपके प्लाज्मा में रहता है। ऑप्शन में है कहीं पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन। यह फाइब्रिनोजेन बच्चों क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो सबसे पहले वो एक्टिव फॉर्म्स फाइब्रिन में बदलता है वो, और वो 3 लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल बच्चों ऐसे बना देता है, जब बिल्कुल ऐसे जाली लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन। और इसी के अंदर जाके बच्चों ट्रैप हो जाता है, जो टिश्यू जो सेल्स होगा जो डैमेज हुआ रहता है ना, जिसके वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ये बच्चों प्रोसेस लंबा होता है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा लंबा, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे सर फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कैसे बदलता है, तो थ्रोम्बिन की वजह से। थ्रोम्बिन कहां से आया, तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे बना, तो थ्रोम्बोकाइनेज बदलवाया। तो वो लंबा प्रोसेस है बच्चों, उसके बारे में आप लोग मत जानिए, बस यहाँ पे याद रखिएगा ब्लड को क्लॉट करने में बच्चों एक तो प्लेटलेट्स होता ही है, क्योंकि प्लेटलेट्स ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आरबीसी का बच्चों कोई रोल नहीं होता है, लसिका का कोई रोल नहीं होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कोई रोल नहीं होता है। फाइब्रिनोजेन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट मतलब पौधों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन, कहां स्टोर होते हैं पौधों में। ये तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी जो पादप कोशिका बच्चों आप लोगों को पढ़ा होगा ना, किस तरह कोशिका पादप कोशिका होता है, उसका न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, साइड में न्यूक्लियस होता है, और बड़ा सा इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आप लोग देखेंगे सब वैक्यूल्स होता है। अब इसमें आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कहेंगे सर पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बाहर में वो सेल वॉल होता है, तो उससे क्या मतलब है, सेल वॉल से थोड़े मतलब है। हम लोग को बात करना है, ये अगर न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द वैक्यूल्स, क्या इसको बोलेंगे, वैक्यूल्स हो गया बच्चों। तो याद रखिएगा एक्चुअल में पादप अपशिष्ट में संचित रहते हैं, क्या बार्क में भी होते हैं, याद रखिएगा छाल में भी होते हैं। इसके बाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में वैक्यूल्स, बिल्कुल बच्चों ये भी आंसर सही है। पुराने पत्तियों में जो पुराना जो ओल्ड लीफ होता है ना, उसके अंदर ही बच्चों संचित होता है। तो ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल ऑफ दिस होगा, याद रखिएगा लोग। पौधे के अंदर वेस्ट का जो स्टोरेज होता है बच्चों, बार्क कॉर्क बार्क जो होता है ना, छाल जो होता है उसमें भी होता है, पुराने लीफ में भी होता है, और बच्चों सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर भी होता है। इसलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दिस मारिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, अब देखिए यहां पे जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड, अब बच्चों ये देखो एमिनो एसिड से क्या बनता है, तो याद रखिएगा NH3 हमेशा अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और यह जो अमोनिया होता है बच्चों, अब ये कन्वर्ट होता है हमारे लीवर के अंदर या अदर अलग अलग एनिमल्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस, यूरिया और यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड जो एमिनो अम्ल होता है, यह अमोनिया में टूटता है, और यह अमोनिया जो होता है यह ब्रेकिंग डाउन होता है, तो या तो यूरिया बनाता है या तो फिर वो यूरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, यूरिक एसिड। चलिए ऑप्शन देखिए तो क्या कहता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। एमिनो एसिड जब ब्रेकिंग डाउन होता है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होता है, तो क्या बनता है, तो CO2 नहीं बनता है, SO2 नहीं बनता है, NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। दिस इज द राइट आंसर। ओके चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क
का प्रधान कार्य, ओहो हो, इतना आसान सवाल। कहता है वृक्क का प्रधान कार्य, मतलब किडनी का काम पूछ रहा है कि आपको किडनी का काम क्या है। लगता है मजाक किया है क्या कभी कभी मॉडल ये सेट। इतना इजीएस्ट क्वेश्चन। कभी पूछ रहा है कि आपके सर्कुलर हार्ट जो होता है आपके कौन सा तंत्र का भाग है। ये कौन नहीं जानता कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट आता है, इसके बाद आपका ब्लड वेसल्स आता है, इसके बाद ब्लड आता है। अब किडनी के बारे में कौन नहीं जानता है। किडनी के अंदर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का यह पार्ट है, जिसके अंदर किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लडर हो गया और यूरेथ्रा हो गया, सब लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज क्या, डाइजेशन का, कभी नहीं होगा। एक्सक्रीशन का, तो बिल्कुल होगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में किडनी का क्या काम है, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन, तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, तो जाहिर बात से उत्सर्जन आंसर होगा। किडनी का काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंसेस को फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन, चलो अब आप लोग बताइए पादप हार्मोन कौन कौन सा है। ऑलरेडी आप लोगों किताबों में दिया ही हुआ था, मैं वेल एक्सप्लेन किया था। चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय के अंदर आप लोगों ने फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। 5 तरह का, कौन कौन सा था, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ठीक है। तो शायद आप लोगों को याद भी होगा। उसमें मुख्य रूप से पूछता है सबका फंक्शन। एक क्वेश्चन जरूर पूछता है वो इथाइलिन वाला, कि इथाइलिन को बोला जाता है बच्चों राइपनिंग हार्मोन, कि राइपनिंग हार्मोन कौन सा है, ठीक है। तो 5 तरह का हार्मोन कौन कौन सा होता है। एक तो बच्चों होता है ऑक्सिन हो गया, इसके बाद जिबरेलिन हो गया, इसके बाद साइटोकाइनिन हो गया, इसके बाद एब्सिसिक एसिड हो गया, इसके बाद इथाइलिन हो गया, इथाइलिन। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन कभी नहीं होगा। अरे भाई इंसुलिन तो हम लोग के बॉडी से निकलता है ना, पेनक्रियास से, अग्नाशय से, याद है ना। पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता है इंसुलिन। उसी का वो अपोजिट साथी है ग्लूकागोन, वो भी पेनक्रियास से ही बच्चों निकलता है, जो कि शुगर के लेवल को कम नहीं होने देता है नॉर्मल से, ठीक है। तो ये नहीं होगा। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। काहे थायरॉक्सिन नहीं होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन तो हमारे थायराइड ग्लैंड से गर्दन के पास से निकलता है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। एस्ट्रोजन, ये कहां से हो जाएगा। एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो कि फीमेल को ओवरी में निकलता है, जो कि सेक्स हार्मोन है, सेक्सुअली एक्टिवेट करता है, वो भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या बच गया, साइटोकाइनिन, लीजिए ये हो गया। तो इसमें फाइटो हार्मोन कौन सा, याद रखिएगा पादप हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन बोलते हैं। प्लांट हार्मोन, या कहीं कहीं पे हो सकता है लिख दे फाइटो हार्मोन। क्लियर, मजा आ रहा है ना बनाने में। तो चलिए ये हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग पूछते हैं, समझ में आ गया। इंसुलिन नो, थायरॉक्सिन नो, एस्ट्रोजन नो, साइटोकाइनिन यस। चलिए अगला सवाल लीजिए, जिसके बारे में बातचीत हो रही थी वो दे भी दिया हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना इथाइलिन के बारे में, राइपनिंग हार्मोन, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। फल पकाने वाला हार्मोन है, क्या है, ऑक्सिन बिल्कुल नहीं है, जिबरेलिन बिल्कुल नहीं, इथाइलिन बिल्कुल है। अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। क्या बात है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सवाल भी कर दिया है। चलिए अगला सवाल 70 नंबर, क्या पूछता है 70 नंबर में, चलिए आते देखते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। देखो बच्चों यहाँ पे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, नियंत्रण और समन्वय के अंदर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर देंगे। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, उसमें एक जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के भी अलग अलग सब, उसमें सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन का, उतना मैं डीपली नहीं जाऊंगा। आपके शरीर में, आपके ब्रेन के बाद से बच्चों स्पाइनल कॉर्ड, सब जगह बच्चों नर्व चारों तरफ निकला हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, क्रेनियल नर्व। हालांकि ये आपकी किताब में मुझे लगता है कहीं नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर आप ले लीजिए। 12 जोड़ा होता है, 12 पेयर्स होता है बच्चों। कितना होता है, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व होता है, याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोग गर्दन के पास सर्वाइकल नर्व 7 अलग होता है बच्चों। थोरेसिक 12 होता है, थोरेसिक जो होता है ना वर्टिब्रल, थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, लुम्बर वर्टिब्री, तो अलग अलग संख्या में बच्चों होता है, ठीक है।
तो उसका आंसर क्या होगा 12 पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रण होता है। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है, कौन सा ब्लड का प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो आप लोग कहेंगे सर बीपी जो होता है हम लोगों का तो 120/80 या 120/90 दिया जाता है, ठीक है 120/90 या कहीं कहीं पे 120/80, कहीं कहीं पे 1110/90 या कहीं कहीं पे 1110/80 भी लिया जाता है नॉर्मल में। स्टैंडर्ड मानिए ना इसको 120/90 को, ये आपको नॉर्मल है। सवाल यह है कि रुधिर चाप नियंत्रण होता है किसके द्वारा, याद रखिएगा थाइमस कभी नहीं होगा। थाइमस क्या होता है? एक थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, उसका काम अलग होता है। थाइमस हमारे क्या बोलते हैं हार्ट के जस्ट पीछे होता है बच्चों, एक अलग तरह ग्लैंड जो लिम्फो सिस्टम का पार्ट है वो। अग्नाशय द्वारा कभी नहीं होगा, अग्नाशय में तो इंसुलिन और पेन किरास निकलता है, ये भी नहीं होगा। यस एड्रिनल द्वारा बच्चों, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आपके किडनी के दोनों ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, उसमें से एड्रिनलिन नॉर एड्रिनल याद है, याद करो तो मेरा लेक्चर देखो होगा तुम लोग यूट्यूब पे तो जरूर याद आया होगा कि दोनों किडनी के ऊपर दो राइट और लेफ्ट किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, जिसमें से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन्स निकलता है, याद है ना। यही हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा वृषण। तो ये सवाल ही नहीं है वृषण, टेस्टिस के बारे में कह रहा है, टेस्टिस से उसके क्या रोल है ब्लड प्रेशर में, कुछ नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है 72 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा था? हाइड्रा में आप लोगों को तो यही याद होगा, अलैंगिक जनन में हम लोग बात कर रहे थे ना, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा याद होगा बच्चों, हाइड्रा किसका एग्जांपल आ रहा था? तो फिर आप लोग अच्छा सर हाइड्रा दो जगह एग्जांपल आ रहा था, एक तो रीजनरेशन में भी आ रहा था हाइड्रा और दूसरा मुकुलन में आ रहा था, बडिंग में। तो देखो तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, द्विविखंडन कभी नहीं होगा, क्योंकि द्विविखंडन तो बच्चों यीस्ट में होता है, पैरामीशिया में होता है, यूग्लिना में होता है, ठीक है। मोकुलन, यस मोकुलन होगा, बिल्कुल सही जवाब यही होगा। बडिंग होगा हाइड्रा के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बडिंग इज द राइट आंसर। बडिंग हालांकि सिर्फ हाइड्रा में नहीं होता है, यीस्ट में भी होता है बच्चों बडिंग, याद रखिएगा लोग, ठीक है। अगला सवाल, पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूलों में नर प्रजनन अंग, ये कौन नहीं जानता भाई, तो सबको पता होगा। एक बात बताइए, ये आप लोग देखे होंगे ना इस तरीके से, एक इस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर होता है, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, स्टाइल के बाद बच्चों ये हो गया आपका ओवरी, ये क्या हो गया, ये ओवरी हो गया। और फिर आप लोग देखेंगे इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है नीचे में इस तरीके से, चलिए आप ही लोग बताइए, थैलमस हो गया, और ये इस तरीके से निकल रहता है, दिस वन है ना। अब आप लोग कहेंगे सर क्या है, यस ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, नर जनन मादा जनन, और ये जो है बच्चों एंथर परागकोश, और ये तंतु या पुतंतु हम लोग बोलते हैं बच्चों फिलामेंट, फिलामेंट यही ना दोनों को बोलते हैं बच्चों एंड्रोसियम भी कह सकते हैं, या इसी को स्टामेन कहते हैं, स्टामेन कहिए या एंड्रोसियम कहिए, या इसी को बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए। तो एक फ्लावर का क्या होता है बच्चों, नर, याद रखिएगा पुष्प में नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है, पुंकेसर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टामेन, या उसके यूनिट को बोलते हैं स्टामेन, या हम लोग एंड्रोसियम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एंड्रोसियम। क्लियर, वर्तिकाग्र नहीं होगा, दलपत नहीं होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट है 74 में क्या कहता है, शुक्राणु बनता है, स्पर्म के बारे में पूछा है कि शुक्राणु स्पर्म बनता है, कहां बनता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों कहां बनेगा, पहला ऑप्शन है गर्भाशय में कभी नहीं होगा, फीमेल का यूट्रस कह रहा है, जिसमें बेबी का ना डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर यूट्रस के अंदर क्या होता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वहीं से होता है, दूसरा बेबी का डेवलपमेंट वहां से होता है, दूसरी बात मूत्राशय में बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, अंडाशय में भी नहीं होगा, अंडाशय ओवरी के अंदर तो ओवम बनता है, मादा युग्मक बनता है बच्चों। हाँ वृषण में, टेस्टिस में बिल्कुल होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों, टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस ना मेल के अंदर स्क्रोटम के अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर पेयर में होता है, इसके अंदर बच्चों स्पर्म बनता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, क्या नहीं था दुनिया में इस पृथ्वी पर बच्चों? एक तो पता है आप लोगों को ना कि सब बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड बना, दूसरे बाद ऑरिजिन ऑफ अर्थ, दूसरे में क्या होगा
ऑरिजिन ऑफ अर्थ पर पृथ्वी बना, और तीसरा स्टेप में ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जिंदगी की शुरुआत हुई। तो जिंदगी की शुरुआत होने से पहले इस पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो बच्चों याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा इसका। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो था क्या? तो मैक्सिमम बच्चों मीथेन गैस भरा पड़ा था सब जगह। तो क्या नहीं था में अगर आएगा तो याद रखिए ये सब मार दीजिएगा आप लोग, कोई नहीं था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए 4-5 क्वेश्चन और बच गया है। आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में कहता है, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आर्कियोप्टेरिक्स। अरे ये कौन नहीं जानता है? आप लोग जब इवोल्यूशन पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े थे कि जब जमीन की जब डिगिंग हो रहा था, खुदाई हो रहा था, तो एक कंकाल सिस्टम मिला, एक हड्डी का सब जीवाश्म मिला बच्चों, उसी को बोलते हैं जीवाश्म। तो देखा गया कि उसका जो उसके पंख भी दिखाई दिया, उसके बाद जो पैर था, पैर में से बच्चों क्या था, उसमें सब चिड़िया का जो होता है ना, जो क्लो उसको बोलते, जो पकड़ के रखता है लंबा लंबा नाखून जैसा, वो भी दिखाई दिया। उसका जबड़ा के अंदर देखा गया तो लग रहा है कि ये रेप्टाइल्स का है। तो बच्चों याद रखिएगा, एक तो आंसर ये भी होगा कि इट इज ए फॉसिल्स, जीवाश्म होता है, सही बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इट हैड द टीथ इन इट्स जॉ इन द नेल्स ऑन इट्स फिंगर, ये भी बच्चों बात सही है। इट हैज द विंग्स इन द फीदर, ये भी सही है। एक मिनट, ऑल ऑफ दिस लगाइए लोग, क्योंकि बच्चों जबड़े में दांत और उंगलियों में नख थे। ये आप लोग क्या मैं बता रहा हूं, भारतीय भवन का जो किताब जो आप लोग पढ़ते हुए उसमें इवोल्यूशन चैप्टर में राइट साइड में जाके आप लोग देखिएगा लोग, तो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है जहां पे इसके बारे में आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आंसर विल बी इनमें सभी होगा। चलिए अगला सवाल क्या है, 77 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? याद रखिएगा सभी एनिमल्स में एबिलिटी नहीं है। मैं आप लोगों के बारे में बात बोलूं कि आप लड़का है लड़की हो जाइए, लड़की है तो लड़का बन जाइए, इज इट पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन याद रखना बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेक्स को बदल लेने की एबिलिटी होता है, और उसका एग्जाम्पल बच्चों होगा स्नेल, घोंगा। क्या होगा? घोंगा के अंदर बच्चों ये एबिलिटी होता है, वो रेप्टाइल्स में नहीं होता है। एव्स का मतलब होता है पंछी, बर्ड्स कहिए या एव्स कहिए, रेप्टाइल्स में नहीं होता है, हनी बी में नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। किस में होगा? तो घोंगा के अंदर बच्चों ये एबिलिटी होता है कि अपने सेक्स को बदल सकता है वो। ठीक है, मेल से फीमेल हो जाएगा, फीमेल से मेल हो जाएगा वो। 78 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? अरे अभी तो 4-5 दिन पहले वीडियो में आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का मैं अपलोड किया हूं, तो उसमें तो बता ही थे कि हमारे इन्वायरमेंट का सब पार्ट है, लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्फेनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, अलग अलग सब डिस्टेंस पे, अलग अलग सब हाइट पे सब लेयर है। तो जल मंडल बिल्कुल होगा, स्थल मंडल बिल्कुल होगा, वायुमंडल बिल्कुल होगा। तो लगा दीजिए इसमें सभी ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अभी 4 दिन पहले का वीडियो जाकर उठा के देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे सब बच्चों इन्वायरमेंट का सब हमारे उसका सब लेयर है। चलिए नेक्स्ट, अगला है नेक्स्ट 79 और 80, बस खत्म। कह रहे हैं कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी इकोसिस्टम का है, आवर एनवायरनमेंट चैप्टर पहला वीडियो में जाके आप लोग देखिएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? चलिए आप लोग बताइएगा, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का बच्चों पारिस्थितिक तंत्र मैं बना दे रहा हूं, जवाब आप लोगों को देना है। देखिए तो सबसे नीचे क्या होता है? ग्रास को कौन खाता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर खाता है ग्रास हॉपर। क्या कहता है? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? तो आ गया मेढक। मेढक को कौन खाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि सर हॉक खाता है, या ईगल, कुछ भी ले लीजिए, चीलबाज वगैरह। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉग के बारे में। क्या क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? आपको तो पता ही है कि सबसे नीचे के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको तो हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स होता है। इसके ऊपर सारा का सारा कंज्यूमर्स है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या हो गया? सेकेंडरी उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आप बताइए तो कहीं ऑप्शन है? What type of the consumer is a frog in the field of ecosystem? Yes, सेकेंडरी होगा। क्या होगा? तो द्वितीय हो जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों। मैं बताया भी था आप लोगों को किस तरह का सवाल आता है। अगर ये पूछ दे आप लोगों से कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कि प्राइमरी
कार्निवोरस कौन होगा, प्राइमरी मांसाहार कौन होगा, तब याद रखिएगा फ्रॉग को हम लोग प्राइमरी मांसाहार के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस, क्या बोलेंगे हम लोग, कार्निवोरस के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, लेकिन कार्निवोरस होगा बच्चों, मांसाहार हम लोग बोल सकते हैं। इसको ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं, इसको हम लोग हार्बीवोरस भी कह सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हमेशा हम लोग हार्बीवोरस के नाम से भी लोग जानते हैं, शाकाहारी, हार्बीवोरस। ये सब टर्मिनोलॉजी मैं वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लेंगे। चलिए अब इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन, मॉडल का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का ही है बच्चों। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, अनिम्नकरणीय, इससे रिलेटेड एक सवाल पहले भी था। मतलब कहता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, इसमें से निम्न में से कौन सा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, कागज तो सड़ गल जाएगा, जाहिर सी बात है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये भी बच्चों नहीं होगा, काहे, क्योंकि वाहित मलजल, ये भी तो बैक्टीरिया फंगस के द्वारा बच्चों डिकम्पोज सरगल जाता है। हाँ, डीडीटी बच्चों यही होगा। कौन जा अनिम्नकरणीय पदार्थ है, मतलब उसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए यहाँ पे है ना, नीचे लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है डीडीटी होगा। एक तरह क्या होता है बच्चों, इंसेक्टिसाइड होता है, मच्छर वगैरह मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टॉप कंज्यूमर्स में बच्चों क्या होता है, टॉप कंज्यूमर्स में इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को बायो मैग्निफिकेशन में बताया था आप लोगों को, बीमारियां होता है। ये छिड़काव कर दिए डीडीटी का, उस खत्म ही नहीं होगा, वो अलग प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फाइनली बच्चों हम लोग बॉडी के अंदर जाएगा टॉप कंज्यूमर्स में, और उसके बॉडी के अंदर जाकर बच्चों बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, तो चलिए ये बातें हो गई। अब मैं बोला था आप लोगों से कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को कुछ ट्रिक, अब वो क्या ट्रिक है सुन लीजिए। पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब भी आप लोगों के हाथ में जब आए बनाने के लिए, तो क्वेश्चंस को आप लोग पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आधा क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं कि अरे इतना आसान क्वेश्चन है, पहले के ए ऑप्शन होगा सही होगा, नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों की लास्ट में जाकर नहीं लिख देता है, कौन सा इसमें से नहीं है, तो उसमें अक्सर आप फंस जाइएगा। दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया जाता है, कोशिश कीजिए बच्चों चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि पहला ही ऑप्शन ए देख के सही हो गया तो मार दिया, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़िए। हो सकता है लास्ट में ऑल ऑफ दीज होगा, या सी में बोथ ए एंड बी दिया रहेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बताया था कि सब्जेक्टिव के बारे में आप लोग, हाँ एक और चीज, ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो ऐसा नहीं कि बी में भी, ए में भी आधा कर दिए, आप बी में भी आधा फुल कर दिए, तो ये आपका कंप्लीट बच्चों ये गलत हो जाएगा। याद रखिएगा लोग, किसी एक को ही सिलेक्ट करना, जो सही है उसी को गोल करना है। अच्छा, गोल भी करना है तो प्रॉपर तरीके से उसको गोल कीजिएगा, पूरा अच्छी तरीके से उसको फिल कीजिएगा। आधा अधूरा अगर आप लोग छोड़िएगा तो भी बच्चों हो सकता है कंप्यूटर से चेक होता है वो सब, तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। पूरा फुल करना है उसको। ठीक है, सब्जेक्टिव में आप लोग जाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा लोग कि साफ साफ क्वेश्चन का नंबर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 5 नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, चलिए 5 नंबर का 1 2 3 4 ये सब अलग अलग लाइन है। ठीक है, 5 नंबर का अगर बच्चों सवाल का जवाब यहाँ पे दे दीजिए तो याद रखिएगा, छठा नंबर देने के लिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख दिए, 3 लाइन में आंसर हो गया, तो 1-2 लाइन छोड़ दिए, छठा नंबर एकदम साफ साफ जगह पे होना चाहिए, पता चले कि हाँ यहाँ से छठा नंबर का आंसर शुरू है। तो बच्चे क्या करते हैं, 5 का यहाँ खत्म हो गया, जस्ट वहीं पे 6 नंबर दे देते हैं, समझ ही में नहीं आता है। और अक्सर बहुत सारे जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं तो उनका छूट ही जाता है, उसका चेक ही नहीं करते हैं वो। तो सही साफ साफ बिल्कुल नंबर लिखिए, क्योंकि जगह स्पेस बहुत रहता है, आपको कॉपी इतना दिया जाता है, इतना पेज रहता है उसमें सादा कि आप उसको पूरा फुल नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी लिख लीजिए, भरने वाला वो नहीं है, तो इसीलिए साफ साफ लिखिएगा। दूसरी बात, बाएं तरफ तो खाओ तो जगह तो लाइनिंग खिंचाई रहता है, स्पेस बिल्कुल छोड़ना ही है बाएं तरफ में। ठीक है, और राइट साइड में भी आप लोग कोशिश करेंगे कि राइट साइड में एक लाइनिंग रहता है, उसमें भी ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा उसको नहीं लिखना है वहां तक। इसके बाद बस ये सब बच्चों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, और साफ साफ लिखना, साफ साफ लिखना ये भी बहुत मायने रखता है। एग्जामिनर जब देखता है आप कॉपी पे तो एक दिमाग में मैप बन जाता है, इसको नंबर देना है कि नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ होना चाहिए कॉपी, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। चलिए और भी बच्चों हम लोग मॉडल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों का। इसके बाद जो ये है दिस वन, इसके बाद जो सब्जेक्टिव है ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, और लास्ट में ये है आपका बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का
क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 28 तक आपका 2 मार्क्स का है, जो मैं सॉल्व करूंगा जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चंस है आपका, ठीक है। हालांकि सब आपको मालूम होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है उसको, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि मॉडल सेट से आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, और कमेंट्स वगैरह जरूर कीजिए आप लोगों का, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल मॉडल और हम लोग क्वेश्चन को हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर आप लोगों के बीच हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस मॉडल का, सही मॉडल का फायदा उठा सकें। क्योंकि यहाँ पे ये सारन गुरु डिजिटल क्लासेस है, यहाँ पे एक भी क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शंस गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे एकदम परफेक्ट 100%, इसमें एकदम ये है, गारंटी है, वो गलत होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहा। मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।